नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनिस का जो कबूलनामा है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं दो बिंदुओं पे फटाफट आपको बता दूं कि क्या हुआ है। क्यों ना ये बांग्लादेश और भारत के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर है, इसीलिए मैं ये दो बिंदुओं में जरा सा सिर्फ हल्का सा टच कर लूँगा। तो वीडियो पे बने रहें, आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में और भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या है, चंद दिनों पहले हमारे जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक इलेक्शन रैली नहीं, वो एक रैली कर रहे थे झारखंड में। झारखंड जो हमारा इंडिया का स्टेट है, साहिबगंज में एक रैली कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि इन जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको पकड़ के उल्टा टांग देना चाहिए, एक सबक सिखाना चाहिए उनको। क्यों ना भर भर के बांग्लादेश से घुसपैठ आते हैं, भारत के अंदर आके बस जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था क्यों ना ये एक रैली कर रहे थे वो, क्यों ना झारखंड में अभी चंद दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, अब बांग्लादेश को मिर्ची लगी। बांग्लादेश की जो सरकार है, उसका जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट नोट उन्होंने हैंड ओवर किया। किनको? हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, उनको हैंड ओवर किया। उन्होंने क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्शनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स हैं। ये उन्होंने कहा। अरे अमित शाह जी अपने देश के भीतर अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे और वो वाजिब बात कर रहे थे, वो सही बात कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी भर भर के हमारे देश में घुसे पड़े हुए। पश्चिम बंगाल से लेके नोएडा, उत्तर प्रदेश से लेके कहीं पे भी आप जाइए, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर रोज अरेस्ट हो रहे हैं 5, 7, 10 ऐसे बगैर पेपर्स के घुसे बैठे हुए हैं भारत देश में। और इनको मिर्ची लग रही है। ये बोल रहे हैं कि ये कैसे बोल दिया आप लोगों ने, उल्टा टांग लेंगे। भाई, जब रिवॉल्यूशन कर रहे थे तब मार के ढाका शहर के बीच ओवर ब्रिज से डेड बॉडीज कौन टांग रहा था? आप लोग टांग रहे हैं ना, अभी टांग रहे थे ना। ये जो अभी जो सरकार में बैठे हुए हैं वही प्रोटेस्टर्स कर रहे थे कि नहीं? तो हम अगर चाहें तो बताने बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इनमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक चीज हमें बताना है, मुझे बताना ये है कि अगर बांग्लादेश इतना अच्छा देश है, इतना बढ़िया देश है, तो बांग्लादेशी आके भारत में घुस क्यों रहे हैं? एंटी इंडिया टायरेट तो आप ही लोग चला रहे हो भारत के अगेंस्ट। फिर घुस क्यों रहे हैं आके भारत के भीतर? वही रखिए ना आप लोग अपने लोगों को। क्यों इतना घुसा रहे हैं आप यहाँ, घुसपैठ करा रहे हैं भारत के भीतर? ये पहली बात हो गई। अब दूसरे बात पे मैं आ रहा हूँ। ये दूसरे बात थोड़ा संवेदनशील है, मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना ये एक्चुअली में इन्होंने जो कही है ये बात, ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। उनके यहाँ एक बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है। तो उसमें उन्होंने एक अपॉइंट किया है, एक चीफ प्रोसिक्यूटर। उनका नाम क्या है? ताजुल इस्लाम। ये जो ताजुल इस्लाम है, इनका जो बैकग्राउंड है मैं बता दूं। ये ताजुल इस्लाम जमात का भी वकील है, और यूनुस साहब को पूरे बांग्लादेश में और कोई वकील नहीं मिला, कोई चीफ प्रोसिक्यूटर नहीं मिला, ये ताजुल इस्लाम ही मिला। अब इन शख्स ने, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि foreign nationals actively participated in quelling the student-led mass protest that toppled Sheikh Hasina's autocratic regime. We have got evidence, I quote, "We have got evidence of foreigners taking part in subduing the movement wearing police uniforms." ये उन्होंने कही है सितंबर 24 तारीख को ये बात कही है। और आगे चल के और कहिए, आफ्टर मिड जुलाई रूमर्स ऑफ हिंदी स्पीकिंग पुलिसमैन, आई कोट, पुलिसमैन cracking down on protesters spread, Tajul said the government will take action against foreigners
who committed crimes against humanity on Bangladesh soil. What is Tajul Islam trying to insinuate? वो क्या बताना चाहते हैं और किस ओर इंगित करना चाहते हैं? उनको हिंदी और उर्दू में जो डिफरेंस है वो पता है उनको? पूछिए तो, बता भी नहीं सकते हैं हिंदी और उर्दू में क्या जो डिफरेंस है। और जब एलिगेशन लगाना है तो पहले सोच समान होमवर्क कर लेना चाहिए कि एलिगेशन क्या लगा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, पुलिस की वर्दी में हिंदी बोलने वाले लोग प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, वगैरह वगैरह, जो भी उनका कहना है, और वो हिंदी बोल रहे थे। उनको खुद को पता नहीं हिंदी और उर्दू का क्या डिफरेंस है। और दूसरी बात मैं बताऊं, आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये आईएसआई बैक्ड था, तो ज्यादातर लोग जो थे आईएसआई एजेंट्स थे, वहां पे घुसे पड़े थे। तो भीड़ के ऊपर गोली अगर पुलिस वर्दी में चलाएंगे तो प्रोटेस्टर क्या समझेंगे? शेख हसीना के सरकार गोली चला रही है। और आईएसआई जो एजेंट्स हैं किसको बैक करती है? बांग्लादेश के भीतर जमात को बैक करती है। और जमात का वकील कौन? ताजुल इस्लाम। तो ये ताजुल इस्लाम जो है बहुत अच्छे से सजा के कि हिंदी बोलने वाले लोग ये कर रहे, भड़का किसे रहे हो? भारत विरोधी भड़काने वाले स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पास अगर इतने प्रूफ है तो दिखाओ, पहले लाओ सामने। सरासर झूठ बोल रहा है ये आदमी। और दूसरी बात, ये बिल्कुल अभी इसके स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हिंदी नहीं उर्दू बोलने वाले जो लोग पाकिस्तान से भर भर के आए थे, उनको पुलिस की वर्दी पहना के गोलियां चलवाई हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो इनोसेंट प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। ये ताजुल इस्लाम जो है अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये बात बता के अपना जो है नंबर बढ़ा रहे हैं और अपनी जो वकालत चमका रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश को जब अपॉइंट इन्होंने किया था, उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था कि इनके जो है कॉन्टैक्ट्स किन लोगों के साथ है। मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियोस में भी कहा था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है ये जो तख्ता पलट में बांग्लादेश को लेके। तो ये बात हो गई। अब और एक जो डेवलपमेंट है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में अगर आपको याद है, मैंने बताया था कि आर्मी को तो इन्होंने मैजिस्ट्रियल पावर दे दिया है। तो मैंने कहा था कि आर्मी के पास इतना पावर है, अभी वो कुछ भी कर सकता है। तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसके अगले दिन उनके जो आर्मी चीफ है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, उनका नाम है वकरुज़्ज़मा, उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद यूनिस साहब का सपोर्ट कर रहा हूँ और वो जो डिसीजंस लेंगे, रिफॉर्म्स लेंगे, वो लेंगे, लेकिन 18 महीने के अंदर देश के भीतर इलेक्शंस होगा। अब ये उन्होंने क्यों कहा मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो वक़ार-उज़्ज़मा साहब है जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, वो कब बने आर्मी चीफ? वो बने जून 2024 को। 58 साल के हैं, 58 ईयर्स ओल्ड, 2 साल है नौकरी के। जून 2024 से जून 2026 उनका टेन्योर वहीं तक सीमित है। देन ही विल रिटायर। तो वो चाहते हैं कि उनका टेन्योर खत्म होने के भीतर, इसका मतलब 18 महीने में जैसे भी हो इलेक्शंस बांग्लादेश में हो जाना चाहिए। क्योंकि ना उनको बिल्कुल पता है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी बांग्लादेश के भीतर। लेकिन यूनिस साहब और उनके जो महफूज अब्दुल्ला इस्लाम जो भी है नाम उसका, उनका जो स्पेशल असिस्टेंट है, उनका जो ब्रेन वो बोलते हैं, तो वो और वो महफूज इस्लाम, नाहिद इस्लाम और वगैरह वगैरह एटसेट्रा जो भी है, वो नहीं चाहेंगे कि 2 साल के भीतर इलेक्शंस हों। वो चाहेंगे कि वकरुज़्ज़मा रिटायर हो जाए,
फिर वो अपना आर्मी चीफ, जो अपना बंदा होगा, आर्मी चीफ बना के रखेंगे। इससे क्या होगा, इलेक्शंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना बंदा है आर्मी चीफ, वैसे ही बने रहेंगे गवर्नमेंट में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो अभी ये जो केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस के अंडर, इट हैज़ नो लीगैलिटी टू मेक अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि आर्मी चीफ हो या कोई भी। ये इन लोगों ने जबरन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को रिटायर करके अपने बंदों को बिठाया है। पुलिस तो नाकाम हो चुकी है, पुलिस को लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं, पुलिस ढाका शहर के बीच पुलिस डिप्टी कमिश्नर की बात उसका एक एएसआई नहीं सुन रहा है, एक कांस्टेबल नहीं सुन रहा है। दे आर नॉट टेकिंग हिज ऑर्डर्स। ये हालत है पुलिस का। और अगर आर्मी की बात करूं तो चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट रीजन में क्या हुआ, आर्मी के एक लेफ्टिनेंट को मार दिया ना लोगों ने, चाकू मार के। तो यही सब होने वाला है। मॉब इज रूलिंग द कंट्री। तो इसमें आर्मी हो या पुलिस हो या मोहम्मद यूनिस हो, वो किसी की बात नहीं सुनेगी। ये लड़के चला रहे हैं पीछे से, पर्दे के पीछे से, जमात और बीएनपी के साथ मिलके। देखिए, बीएनपी के साथ मिलके मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ना बीएनपी चाहती है इलेक्शंस। इसका मतलब ये लड़के जो है पावर, दे वांट टू क्लिंच टू द पावर टिल द टाइम दे कैन कंटिन्यू। जब तक इलेक्शंस, ये चाहेंगे ही नहीं इलेक्शंस हो देश में। अब क्या होगा, तो अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जितने भी ट्रीटीज कर रही है और जो भी कर रही है जिन जिन देशों के साथ, अगर कोई नया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगा, जैसे ये लोग सारे ट्रीटीज को, दे आर रिव्यूइंग द ट्रीटीज, कुछ भी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, धमका रहे हैं इस देश को, कि भारत को भी धमका रहे हैं, तो कि हम रिव्यू करेंगे, हम ये होने नहीं देंगे, पुराना जो सरकार था। अब ये तुम जो करके जाओगे ट्रीटीज, अगला जो आएगा बंदा, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, वो फिर से फेरबदल करेगा। तो कोई देश, वाई विल वन कंट्री एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद द इंटरिम गवर्नमेंट? दिस इज अ मैटर विच हैज टू बी गिवन अ थॉट। इस पे हमें सोचना चाहिए। तो ये अभी हालत है। अभी मजेदार बात है यूनिस साहब को लेके। यूनिस साहब के बारे में बात करने से पहले मैं एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, बट टू बी ए फ्रेंड इज फेटल। अब ये उन्होंने क्यों कहा था? ये बांग्लादेश जो है ना, ये एकदम एक कॉपी बुक एग्जाम्पल है। उन्होंने जो कही थी बात, उस पे ये बिल्कुल फिट बैठता है। हेनरी किसिंजर कोई मामूली आदमी नहीं था। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अमेरिका का 1973 में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जब आपका रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट हुआ करता था अमेरिका का। और ये जैसे कि आज के डेट में डोनाल्ड लू तख्ता पलट एक्सपर्ट है ना, उस जमाने में ये डोनाल्ड लू से भी बड़ा तख्ता पलट एक्सपर्ट था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और ऐसे ही यहूदी था, ज्यू था, जर्मनी से आया था 1938 के करीब। वो आया था, वहाँ से अमेरिका आया था। वहीं पे वो 1923 का जन्मा था, 38 में आ गया अमेरिका, वहीं पे रहा, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। बहुत ही शातिर आदमी था वो। 100 साल के उम्र तक जिया। 2023 में देहांत हुआ और 100 साल की उम्र तक जिया। तब तक ही वॉज डूइंग बैक चैनल डिप्लोमेसी। और अगर मैं हेनरी किसिंजर की बात करूं तो ही वॉज अ शार्प तख्ता पलट एक्सपर्ट, क्योंकि ना उस ज़माने में उसने चिली में लैटिन अमेरिका, चिली में तख्ता पलट किया था। अर्जेंटीना का जो हुंटा था, मिलिट्री हुंटा, उसको बैकिंग करता था तख्ता पलट के लिए। फिर इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया ने जो तिमोर लेस्ते, अभी जो देश तिमोर लेस्ते है, उस पर अटैक करवाया था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। फिर जब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, जो भारत का जो वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ टू लिबरेट बांग्लादेश, ही वॉज बैकिंग पाकिस्तान। पूरा जितने आर्मी, जितना जो आर्म्स एंड एमुनिशन वगैरह सारी चीज़ें वो देता था। तो
उसने ये बात कही है, इट्स नॉट कमिंग, दिस कोटेशन इज कम नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल मैन। तो ये बात है। तो अमेरिका से दुश्मनी भी खतरे से खाली नहीं, और दोस्ती तो और भी फेटल है, मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्ती करने से अमेरिका के साथ। तो अब क्या हुआ, अब यूनुस साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, अभी तो देखिए पर आ चुके हैं उनके, वो गए अमेरिका, अभी यूएनजीएम जो वहाँ पे उनको उन्होंने एड्रेस किया, फिर उन्होंने अपने जो पुराने खास खास दोस्त बिल क्लिंटन, पुराने खास दोस्त बिल क्लिंटन, मेरे अगर पुराने आपने देखा नहीं है डीप स्टेट वाला वीडियो, देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया उनका रिलेशनशिप क्या है क्लिंटन के साथ, एक बार देख लीजिए, पूरा पता चल जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये जो बिल क्लिंटन साहब है एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने एक क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव का एक एनुअल मीटिंग होता है, उन्होंने अभी रखा हुआ है, और गेस्ट किसको बुलाया, यूनुस साहब को, पुराना दोस्त है, 80 के दशक से दोस्त है वो क्लिंटन के, उसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी बुलाए हैं। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन, भाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज आउटगोइंग प्रेसिडेंट, सबको पता है, तो ठीक है, उनको भी एक ऑनर मिला, तो गए वो वहाँ जाके, मतलब अपना आपा ही नहीं संभाल पाई यूनुस साहब, रोक नहीं पाए, खुशी से गदगद हो गए, मेरे पुराने दोस्त जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया है गद्दी दिलाने में बांग्लादेश का, उन्होंने मुझे ऑनर किया है, एक नया एक इनिशिएटिव में मुझे बुलाया है स्पीच देने के लिए, तो गए, तो बता इतने खुश हो गए। यूनुस साहब ने क्या कहा, वो जो है, जो स्टूडेंट्स, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, उनको शाबाशी देते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, आई कोट, they are the ones creating the new version of Bangladesh, let's wish them every success। और एक वो जो मैंने कहा ना, उनका जो स्पेशल असिस्टेंट है महफूज अब्दुल्ला और इस्लाम जो भी है उसका नाम, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, नो वन कुड मेक आउट हु वाज बिहाइंड द प्रोटेस्ट्स, बट ये था, ये महफूज अब्दुल्ला था, इंडिकेटिंग दैट ही प्लेड अ रोल इन हसीना's ouster from the country। उन्होंने एक बात कही कि ये जो तख्ता पलट का जो इंटायर जो आपका प्रोटेस्ट जो था, इट वाज मेटिकुलसली डिजाइंड एंड डिड नॉट हैपन बाय चांस। इसका मतलब ये था कि ये जो लोग बोलते हैं ना, ये एक स्पॉन्टेनियस सा प्रोटेस्ट था, ऑर्गेनिक था, किसी का हाथ नहीं था, पैर नहीं था, ऐसे ही लड़के आ गए, बिल्कुल गलत। उन्होंने खुद कबूल किया है कि ना, गदगद तो हो गए थे, बोलते 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 बोल ही दिया, सच्चाई आ गई इस बाहर सामने कि ये महफूज अब्दुल्ला। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो जो कि स्टूडेंट्स और ISI का लिंक और जो अमेरिकन लिंक जो है, पूरा जो तख्ता पलट के पीछे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, पूरी कहानी मैंने बताई कैसे ये लड़के इन्वॉल्व थे तख्ता पलट में, ISI और अमेरिका का कैसे इन्वॉल्वमेंट था, और कितने बार ये गए थे ट्रेनिंग लेने वगैरह वगैरह, ये आप देख लीजिए कि ना। उन्होंने खुद कबूला कि ये लड़का जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व था, और पूरा उसने उसका ब्रेन चाइल्ड है। कभी हो ही नहीं सकता यार, एक स्टूडेंट लीडर उसका इतना एक देश का तख्ता पलट कर लेगा इतने आसानी से, अगर किसी का बैकिंग नहीं होगा। तो वो वीडियो देखिए, पूरा पता चल जाएगा आप लोग को। तो ये कहा उन्होंने, तो एक्चुअली में क्या है, ये बोलते बोलते आधी बात तो बोल ही गए। अब क्या है कि ना, ये जो लड़का है ये 84 साल के हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, यूनुस साहब 84 साल के हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ये लड़कों ने क्या सोचा कि अब ये एक्चुअली प्लानिंग कहीं और हुई है। उनको कहा गया था कि यूनुस को बिठाना कि ना, क्लिंटन्स और जो अभी का आज का जो गवर्नमेंट है अमेरिका का, जो मौजूदा गवर्नमेंट, वो बैकिंग कर रहा था यूनुस साहब को, तो उनको अभी बिठा देना। और यूनुस साहब का ये है कि उनका जो उत्तराधिकारी, जो सक्सेसर, वो चाहते हैं कि ये महफूज अब्दुल्ला हो जाए।
तो अगर अब देखिएगा 6-8 महीने बाद इलेक्शंस तो होंगे नहीं, और ये इनका भी तो देखिए हर रोज़ ऑफिस करना है वगैरह वगैरह, इतने सारे झमेले कौन झमेला लेगा। ऑलरेडी उन्होंने कहीं एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बता भी दिया है कि वो इलेक्शंस नहीं लड़ेगा बांग्लादेश में। तो अब उनका रह के भी फ़ायदा क्या है? ऐसे भी उड़ती हुई खबर है कि इनको उनके डुअल सिटीजनशिप भी है। कितना सच्चाई है कितना नहीं है वो बांग्लादेश के लोगों को खोजबीन करके निकालना है। तो जब इलेक्शंस अगर ना भी होता है तो 6-8 महीने में ये बोलेंगे कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है और मैं देश नहीं चला सकता, एक काम कीजिए ये महफूज अब्दुल्ला को बिठा दीजिए। एक्चुअली में क्या है, नाहिद इस्लाम और वो जो लड़का, वो लोग ज़्यादा ये कर रहे थे। देखिए उनको वो अमेरिका लेके नहीं गए, ये महफूज को लेके गए कि उन्हें उत्तराधिकारी इसको बनाना है उनका। वो आगे आगे यही होने वाला है, इसमें कोई छुपे छुपाने वाली बात नहीं है। उन्होंने कबूल भी किया है, और ऊपर से मैंने BRSC यूनिवर्सिटी का एक लड़की को वो लेके गए थे, वो भी थी वहाँ पे स्टेज के ऊपर हिजाब विजाब पहन के। तो अभी तो वहाँ का, अभी बांग्लादेश का साड़ी और नहीं है, अभी हिजाब ही उनका नेशनल ड्रेस जो है वो बन चुका है। अबया और हिजाब यही पहनेंगे वो लोग। तो वो बात अलग है, वो अपना देश है, अपना वो जो करेंगे करेंगे। ये तो हो गया। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में उन्होंने स्पीच वीच दे दिया, अपना जो है सारा भांडाफोड़ हो गया वहीं पे। अब क्या हुआ, उन्होंने ह्यूमन राइट्स जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये 15 साल जो शेख हसीना थी, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थे, बहुत थे। लेकिन वो खुद नहीं बता रहे हैं एक चीज़ कि आज मौजूदा उनकी सरकार के भी अंडर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरा खुल्लम खुल्ला हो रहा है, अंडर द मीडिया क्लेयर, मतलब मीडिया के नज़रों के सामने हो रहा है और दुनिया के सामने हो रहा है। अमेरिका अभी चुप बैठा है, ये ह्यूमन राइट्स वाला अभी कहाँ चले गए, मर गए। यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स जो है टीम क्या कर रही है, मर गई है। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में ट्राइब्स को, चकमा ट्राइब्स को बिल्कुल मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि हर रोज़ मॉब जस्टिस हो रहा है। स्टूडेंट्स आर गोइंग एंड किलिंग पीपल, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मॉब जस्टिस। अगर छोटी सी एक चोरी भी कोई कर रहा है ना, पीट पीट के मार रहे हैं वो, और ये हालत हो गई है। और डॉक्टर्स को मार रहा है। अगर कोई एक स्टूडेंट अगर कोई मर जाता है तो वो जाके अस्पताल में घुस के डॉक्टर्स को मार रहे हैं। तो ये हालत है अभी बांग्लादेश के भीतर। अगर इतना ही नहीं, आपको तो पता है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे कि एक्सटॉर्शन कर रहा है अभी, जैसे कि खुलना में पूरा जो जितने पंडाल हैं उनको एक्सटॉर्शन के लिए चिट्ठी भेजी गई है, 5 लाख रुपए दो। इसी तरह से और एक ये है कि निकला है, फुटेज एक निकला है, मुस्लिम उद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल दासपाड़ा रंगपुर में, वहाँ पे हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है, और कुरान के वर्सेस जो है, कुरान के जो उनका ये है, उनको जबरन उनको बोल रहा है कि तुम इसको अभी याद करो, हर रोज़ तुम्हें ये स्कूल में आके बोलना है। ये बात उन्होंने जबरन करनी कोशिश कर दी है। और तो ह्यूमन राइट्स बिल्कुल सही है बांग्लादेश में, इनका कहना है। हर रोज़ किलिंग, हर रोज़ ये हिंदू पे अत्याचार, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार, लेकिन ह्यूमन राइट्स बिल्कुल सही है। क्या है पता है आपको, अमेरिका को ना, अमेरिका के आंखों पे पट्टी बंध जाती है इन सारी, जब हिंदुओं पे कोई भी चीज़ होता है। मुसलमान अगर कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होता है। देखिए वही चीज़, आप सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इजराइल बमबारी करके बिल्कुल पैलेस्टीनियन एरिया को, पूरा हमास को ख़त्म कर दिया। लोग, हज़ारों लोग मर रहे हैं, चुप है। मुसलमान मर रहे हैं, फिर भी चुप है। लेकिन अगर एक मुसलमान का कुछ भी बाल भी बांका होता है हिंदुस्तान के भीतर, तो अमेरिका इमीडिएटली पूछता है कि मुसलमान असुरक्षित है भारत के भीतर, अमेरिका बोलता है। उसी तरह से
अभी हिंदुओं को मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है बांग्लादेश के भीतर। अमेरिका को कुछ नहीं दिख रहा है, अमेरिका के आंखों पे पट्टी है। क्यों ना? अभी अमेरिका को बांग्लादेश के अंदर एक बेस मिला है। अभी यूनिस या जमात वालों को वो दुखी नहीं देख सकते हैं कि उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकेंगे, उठाएंगे नहीं वो लोग, कि बोलेंगे नहीं कि तुम ये मत करो। तो अमेरिका का जो है ना, जो बोलते हैं चेरी पिकिंग जिसे बोलते हैं, जो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे करते हैं वो लोग देश और जगह देख के। ये बात है। अब क्या हुआ? अब यूनिस साहब फिर क्या हुआ? अब 21 तारीख को गए हैं, 21 तारीख से लेके 27 तक रहेंगे। तो अभी बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने करी। तो यूनिस साहब मिले छोटे मियाँ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से। अब शहबाज शरीफ से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने बोला कि आपके साथ मेरे रिश्ते, ऐसे बोला होगा कि मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, ये चट्टोगाइयाँ हैं। और वो ठहरा लाहौरी पंजाबी, ये बोल रहा है मैं भी मुसलमान, तू सी भी मुसलमान, चलो तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, हम बैठ के अभी करेंगे बायलैटरल कोऑपरेशन। तो आप आना, फिर बायलैटरल कोऑपरेशन करेंगे, मैं टेक्सटाइल और लेदर में बहुत इन्वेस्टमेंट करूँगा। मतलब पाकिस्तान के पास बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने पैसे हैं, भंडार खोल देगा वो बांग्लादेश के लिए। भिखारी 25वां भीख अभी मिलेगा कि नहीं पता भी नहीं है। आज तो मीटिंग होने वाली थी, मुझे नहीं पता क्या है, आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू दैट। तो 25वां भीख मिला है कि नहीं मिला? ऊपर से भिखारी भेज रहा है सऊदी को, सऊदी अभी टांगे तोड़ेगा अभी पाकिस्तान के, अगर दोबारा भिखारी भेजा। तो ये सारे चक्कर में अभी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टाइज वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ऊपर से सार्क खेलेंगे, तो वो भी है। अब फिर एक जगह उनको पूछा गया है एक पत्रकार वार्ता में कि शेख हसीना को आप एक्स्ट्राडाइट करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक्स्ट्राडाइट करूँगा, और उनके अगेंस्ट जितने केसेस हैं वो भी ट्रायल, अगर वो सही है तो ट्रायल पे वो उनको खड़ा किया जाएगा। यूनिस साहब जो है, उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस थे, करप्शन के केसेस थे, उनको जेल भी हुआ था बांग्लादेश के भीतर। जिस दिन वो बने इंटरिम हेड, उसी दिन उन्होंने ऑर्डर पे साइन किया कि मेरे अगेंस्ट जितने केसेस हैं वो वापस। और जब ये हो गया तो उनको तो दूसरों को भी खुश करना है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो थे उनको भी छोड़ दिया, जमात वालों से बैन हटा दिया, और वो जो अंसरुल्लाह जो बांग्ला टीम है उसको भी छोड़ दिया, वो जो उसका हेड था एक टेररिस्ट, उसको छोड़ दिया। अब मज़ेदार बात यह है कि बांग्लादेश में जो है ना, अभी जो बांग्लादेश के आर्मी में जो महिलाएं काम कर रही हैं, अब हिजाब पहनेंगी वो लोग। अब इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश आर्मी भी हो चुका है। अभी वो महिलाएं हिजाब पहनेगी, पहले तो हिजाब नहीं पहनती थी। क्यों ना, सारे इक्वल है, सेकुलर कंट्री है ना, कैसे आप इस्लामाइजेशन करोगे आर्मी का? ना, ही विल ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिजाब। मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने खंगाला इंटरनेट, फिर मुझे मिला कि हाँ सही में 2-3 जगह ये पब्लिश हुई है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ ये सही बात है। अगर नहीं है तो द आर्मी, बांग्लादेश आर्मी शुड कम फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई क्या है कि नहीं किया है। और रही बात आपका, फिर उन्होंने अमेरिका में उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे पैसे उन्होंने मांगे हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगी है। जो अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है, उनसे कितनी मांगी है? $3.5 बिलियन मांगी है। बोल रहे हैं क्या, वो मेरा पुराना दोस्त है, तो दोस्ती के खातिर वो मुझे दे देगा। मतलब ये पिक्चर बना के बैठा है भाई, देश का मामला है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल इक्वेशन सही होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, देश का मामला है। ये जो $3.5 बिलियन वो देगा वर्ल्ड बैंक, क्या बांग्लादेश उसको लौटा पाएगा? वायबिलिटी भी देखी जाती है ना, ऐसे ही कोई दे नहीं देता है, बहुत सारी मेनी थिंग्स हैज टू बी वर्कड आउट। वो बात हो गई। फिर उन्होंने
जो बिल गेट्स फाउंडेशन, उसको भी पैसे मांगे भाई हेल्थ सेक्टर में आके इन्वेस्ट करो। अब बिल गेट्स फाउंडेशन क्या करेगी, वो जितने मेडिसिन कंपनीज है उनको बोलेंगी क्यों ना, उनका बिल गेट्स का उनमें इन्वेस्टमेंट है, वो क्या करेंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, जो ट्रायल्स होते हैं, वो सारे मेडिसिन कंपनीज ट्रायल्स बांग्लादेश के लोगों के ऊपर करेगी। अगर आपको पता नहीं है डिटेल में ट्रायल्स क्या होता है, मेडिकल ट्रायल्स क्या होता है, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। अफ्रीका में जैसे ट्रायल करते हैं ना कई कई डिजीजेस के ऊपर, और फिर वो फैलता है, बढ़ता है, उसी तरह से ट्रायल्स होंगी बांग्लादेश के ऊपर। ये लिखवा लीजिए मेरे से, यही होगा अगर बिल गेट्स फाउंडेशन वहाँ आती है। अब मॉब जस्टिस से क्या हुआ है, अभी क्या जुडिशरी कुछ नहीं कर रही है, अभी लोग कर रहे हैं, तो उसके चलते पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इतना नहीं है। अब जयशंकर साहब ने एक बात कही है बांग्लादेश के ऊपर लेके, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, What we have done over the last decade is implement projects of various kinds that have been beneficial to both countries. Economic activity has increased and the region's logistics have improved. इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के भीतर पिछले 10 सालों में हमने जितनी प्रोजेक्ट्स हमने बिठाए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने बिठाए हुए हैं, इससे हमारा सिर्फ फ़ायदा नहीं है, दोनों देशों का फ़ायदा है। और इससे क्या हुआ, ये और एक चीज़ है, जो जितने लॉजिस्टिक्स है ना, वो भी इम्प्रूव हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये भी कही है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम चाहते हैं, क्योंकि ना वी डोंट वांट अ स्पिल ओवर, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भारत भी अफेक्ट होता है इससे चलते। सो फॉर दैट रीज़न अभी क्या, भारत अभी दे आर ऑल्सो इन टच विद द रेबल्स ऑफ म्यांमार रेबल्स। और ये यूनिस साहब सोच रहे हैं कि रोहिंग्या का इशू ख़त्म हो गया है, मैंने तो दुनिया को बोल दिया है मेरा ड्यूटी ख़त्म, अब रोहिंग्यास वापस चले जाएंगे, उनकी वो सोच है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें की हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी खुश हो रही है कि यूनिस साहब ने उनका देश का नाम बहुत रोशन कर दिया। भाई कुछ रोशन नहीं किया है, ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड with the seat of the interim head of Bangladesh. He has gone to pay his regards to those who made him sit on that chair. That's it. और ये बातें बोलने में बहुत आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो दे देंगे। जब ज़मीनी हकीकत पे आती है ना बात, तब देखी जाएगी कि तब दूध का दूध और पानी का पानी तब पता चलेगा। और भारत अभी भी मोंगला पोर्ट जो है उसका तो डेवलपमेंट वो करने वाली है। अब सर्बानंद सोनोवाल साहब ने ये भी बोल दिया है। लेकिन मैंने जब शुरू में ही शुरुआत की थी कि देखिए बांग्लादेश में अगर आप लोग इतना अच्छा अभी कर रहे हो, तो अपना जो वहाँ से जो घुसपैठ कर रहे हैं ना भारत के भीतर, उसको पहले रोकिए। आपका जो लॉ मिनिस्टर है उसने क्या किया, उसने स्क्रीनिंग बंद कर दिया है। उसने कहा कि कोई भी अभी चाहेगा तो वो जा सकता है दूसरे देशों में काम करने, इटली जा सकता है काम करने, मिडल ईस्ट जा सकता है। मिडल ईस्ट में तो जो काम कर रहा है उसको, जो रेमिटेंस भेज रहा है उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी एयरपोर्ट्स में, सिर्फ वीआईपी लाउंज को छोड़ के और सारे ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसका मतलब एक असिस्टेंट दिया जाएगा पूरा इमिग्रेशन से लेके वहाँ तक, और वापसी में भी वही है, लगेज पकड़ के जाएगा एयरपोर्ट का स्टाफ। बाप रे, इतना मतलब बहुत कम आबादी है ना बांग्लादेश की, एक एक आदमी के लिए एक एक बंदा वो दे सकते हैं, दे कैन अफोर्ड टू डू इट। तो इटली जाएंगे एक्सपैट काम करने, घुसपैठ, दे ऑल बांग्लादेशीज एंटर वेरियस कंट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका इलीगली, मेनी बांग्लादेशीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मेनी। तो सिमिलरली दे एंटर इंडिया इलीगली, जबरदस्ती। तो अभी द क्रैकडाउन ऑन बांग्लादेशीज इन इंडिया विल स्टार्ट। तो इससे पहले कि ज़्यादा कुछ हो, बांग्लादेश शुड ऑल्सो थिंक ऑफ स्टॉपिंग द इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया। तो ये पूरी कहानी है कि एक्चुअली अभी फ़िलहाल परिस्थिति जो है बांग्लादेश में इतना सही नहीं है। जो दिख रहा है और जो बोल रहे हैं ना, उसके पूरा विपरीत होने वाला है। तो आगे अभी चंद दिनों में हमें पता चलेगा और क्या होने वाला है, क्योंकि ना दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं, बाएं हाथ क्या कर रहा है दाएं हाथ को पता नहीं।
तो यही हो रहा है बांग्लादेश में, और ऊपर से लड़के पावर में हैं, और ये यूनुस साहब ने कबूल कर दिया है कि लड़के जो हैं वो सरकार चला रही हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई डेवलपमेंट और आता है तो मैं जल्दी ही और एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस को ना शेयर करें आप। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।